नए यूनिट का नाम है, आप हेडिंग डालना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और डैश डाल के लिख सकते हो आप कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो ये एक काफ़ी अच्छा इम्पॉर्टेंट यूनिट है बेसिकली एग्ज़ाम के नज़रिए से भी और वैसे भी अकाउंटिंग को समझने के लिए, क्योंकि जैसे जब हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं तो इंग्लिश में ग्रामर के रूल्स होते हैं, हिंदी में व्याकरण के रूल होते हैं, है ना। तो आपको उसमें रूल्स सिखाए जाते हैं। जैसे इंग्लिश में सिखाते हैं कि अगर सिंगुलर सेंस है तो इज़ लगाओ, प्लूरल है तो आर लगाओ, ये सब बातें हमने बचपन में पढ़ी होती है ना। तो अब इस चैप्टर में बेसिकली हमको यही सीखना है कि अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग में भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये पूरा चैप्टर जो है उसी पर बेस्ड है कि अकाउंटिंग में क्या नियम है और वो हमें नियम बताए जाएं और उनके बारे में फिर हम स्टडी करेंगे। तो आप सबसे पहले इसमें फर्स्ट एरो डाल के लिखना, पहले कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, एक दो बातें इंट्रोडक्शन की। तो इसमें लिखना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स refer to basic norms, general rules for accounting to avoid confusion and to achieve uniformity तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिफर टू बेसिक नॉर्म्स, इसमें आप नॉर्म्स को हाईलाइट कर लेना या ब्लॉक कर लेना, जनरल रूल्स को भी हाईलाइट या ब्लॉक कर लेना, फॉर अकाउंटिंग टू अवॉइड कन्फ्यूजन्स को भी आप अंडरलाइन कर लेना, एंड टू अचीव यूनिफॉर्मिटी, तो अचीव यूनिफॉर्मिटी को भी आप अंडरलाइन कर लेना। तो ये बेसिक मतलब हो गया प्रिंसिपल्स का कि हम कुछ यहाँ पर रूल्स सीखते हैं, हम कुछ नॉर्म्स सीखते हैं, मतलब तरीके सीखते हैं, और वो इसलिए सीखते हैं या वो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और यूनिफॉर्मिटी रहे। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है समान तरीके से हर व्यक्ति, हर मुंशी काम कर सके, तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब इसमें जो पहले ही थ्योरी क्वेश्चन आता है वो इसी में ये पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो वो तो आप एक लाइन की ये डेफिनेशन लिख दोगे 1 नंबर में के हिसाब से, तो और फिर वो पूछता है कि व्हाट आर द कंडीशंस दैट मस्ट सेटिस्फाई, तो वो हम सेकेंड एरो में लिखते हैं। तो आप सेकेंड एरो में लिखना कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मस्ट सेटिस्फाई the following conditions। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं उनको नीचे दी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आप स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ट्रू फॉल्स के रूप में भी कई बार पूछ लेता है या फिर सीधा थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 5 कंडीशंस हैं जो हमें लिखनी है कि भाई ये पांचों सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है, तभी मतलब हम ये कहेंगे कि भाई हाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अगर इन पांचों में से कुछ नहीं होगी बात तो फिर मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं माना जाएगा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है ना। तो पहला तो है ए, दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल अजम्पशंस। They should be based on real assumptions. B, they must be simple. They must be simple, understandable and explanatory.
simple, understandable and explanatory. Third, they must be followed consistently. They must be followed consistently. Fourth, they should be able to reflect future predictions. They should be able to reflect future predictions. Or fifth, they should be informational to users. They should be informational to users. तो 5 कंडीशंस हो गई जो बेसिकली सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए, ये माना जाता है। तो आपको ये 5 वैसे लर्न करनी है, तो वो तो खैर आप कर ही लोगे, मुझे पता है, लेकिन ये है क्या वो मैं समझा देता हूँ। तो पहले आप लिख लो, फिर समझाता हूँ कि ये 5 हैं क्या। तो दे मस्ट बी इंफॉर्मेशनल टू द यूज़र्स। तो देखो बेसिकली बहुत सिंपल कंडीशंस हैं कि भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बता रहा है। तो पहला तो है कंडीशन की ये रियल अजम्पशंस पर बेस्ड होने चाहिए, मतलब अजम्पशंस जो हों वो काल्पनिक ना हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि हम कुछ भी अजम्पशंस बनाकर अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना रहे हैं, मतलब हम ये सोच रहे हैं कि हम अनरियलिस्टिक अजम्पशंस बना रहे हैं। लेट्स से अनरियलिस्टिक अजम्पशन ये मैं कुछ भी बोल रहा हूँ रैंडमली कि मान लो हमने आज मशीन खरीदी और हम ये सोच रहे हैं कि वो 5 महीने में 100% डेप्रीशिएट हो जाएगी। तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन हो गई, मतलब ये सत्य से दूर हो गई, ट्रू से दूर हो गई। तो ऐसा नहीं हमें कुछ एज्यूम करना, हम जो भी चीज़ें एज्यूम करेंगे वो रियल होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स शुड बी बेस्ड ऑन रियल अजम्पशंस। दूसरी कंडीशन ये कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो सिंपल होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए और एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। तो ये तो मतलब एक जेनरिक पॉइंट है कि मतलब आसान होने चाहिए, सब समझ लें ऐसे होने चाहिए और एक्सप्लेन किए जा सकें, है ना, मतलब ऐसी भाषा में ना हो या ऐसी बातें ना हो जो किसी को समझाना ही मुश्किल हो जाए, तो फिर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इट मस्ट बी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी। बाकी इन्हें हमें कंसिस्टेंटली फॉलो करना ज़रूरी है, मतलब ये सालों साल चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज हमने कोई रूल बनाया, अब जैसे ग्रामर का रूल है, इंग्लिश का ग्रामर का रूल है, वो मैंने जब पढ़ाई करी थी तब भी वही चलता था, सिंगुलर के साथ इज़, प्लूरल के साथ आर, आपने करी तब भी वही चलता था और 25 साल बाद भी शायद यही चलता रहेगा ना। तो प्रिंसिपल जो है वो कंसिस्टेंटली फॉलो होने चाहिए, तभी फ़ायदा है। उसके बाद प्रिंसिपल्स जो हैं वो भविष्य को रिफ्लेक्ट कर सकें, ऐसा भी हो, दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रिडिक्शंस, यानी कि वो भविष्य के बारे में कुछ प्रिडिक्शन कर सकें, ऐसा भी उनमें दम होना चाहिए। और 5वां भी सिंपल पॉइंट है कि दे शुड बी इंफॉर्मेशनल टू द यूज़र, यानी कि वो यूज़र को कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर प्रोवाइड करवाएं, तभी इनका फ़ायदा है। तो ये हम पढ़ेंगे भी, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो यूज़र को इन्फॉर्मेशन देने में हेल्प करते हैं। तो ये बस कीवर्ड्स हैं इन सब के। तो 5 कंडीशंस हो गई जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये आपका पूरा एक 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन बन गया आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है। एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड व्हाट कंडीशंस मस्ट सेटिस्फाई। तो डेफिनेशन हो गई और 5 कंडीशंस हो गई। चलो उसके बाद थर्ड एरो लिखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एरो में हम थोड़ा सा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर तो इंट्रोडक्शन हो गया। तो थर्ड एरो में अब हम ऐसा करते हैं कि हम पेज के बीच में लिखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, पेज के बीच में, बीचों बीच, सेंटर ऑफ द पेज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और इसमें से फिर आप 2 बाइफर्केशन करना। तो यानी कि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अब 2 चीज़ों में 2 तरह से डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में तोड़ देंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, या मतलब इस चैप्टर के अंदर हम 2 नज़रिए रखते हैं।
तो वो क्या हैं, दो नज़रिए तो लिखते हैं। पहले को बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, पहले को बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, और दूसरे को बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो यही आपके चैप्टर की अगर आप हेडिंग देखोगे तो ये आपको उसमें ये शब्द नज़र आएंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में तोड़ लिया, एक को नाम दे दिया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक को नाम दे दिया अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो दोनों क्या हैं, दोनों के बारे में हम कुछ बातें लिखते हैं, फिर समझ जाएंगे हम। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के नीचे लिखते हैं छोटा सा एरो डाल के कि भाई ये क्या है। तो एक छोटी सी परिभाषा लिखते हैं, assumptions on the basis of which financial statements are prepared. Financial statements are prepared. तो ये इसकी छोटी सी परिभाषा है, अभी आप लिखो फिर समझाता हूँ। assumptions on the basis of which financial statements are prepared। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस के नीचे लिखते हैं छोटा सा एरो डाल के, आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स derived by usage and practice, derived by usage and practice। ठीक है, तो पहले कीवर्ड्स आप हाईलाइट कर लो या मार्क कर लो, चाहे अंडरलाइन कर लो, ब्लॉक बना लो। इधर तो है assumptions और इधर है आउटकम, पहला शब्द जो है। बाकी यूसेज एंड प्रैक्टिस को ब्लॉक बना लेना। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली दो नज़रिए, दो चीज़ों से पढ़ाई करते हैं, दो चीज़ों में इसको तोड़ लेते हैं। एक को हमने नाम दे दिया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक को हमने नाम दे दिया अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स तो क्या है वो बता देता हूँ पहले। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब तो होता है अजम्पशंस। मतलब अजम्पशंस मतलब कि हम कुछ बातें मन में सोचते हैं, है ना। अजम्पशन किसको कहा जाता है, एज्यूम करना, कि जैसे वो रियलिटी तो चाहे हो या ना हो हमें नहीं पता, लेकिन हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे हम किसी व्यक्ति से मिले पहली बार तो हम उसकी शक्ल देख के एज्यूम कर लेते हैं कि ये तो बड़ा होशियार होगा, है ना, ये तो बड़ा इंटेलिजेंट होगा। तो ये तो हमने क्या करा, सिर्फ सोचा, लेकिन क्या पता हकीकत कुछ और हो। तो अकाउंटिंग के अंदर हम मन में कुछ सोचते हैं, कुछ एज्यूम करते हैं, उनको अजम्पशंस कहते हैं। तो मज़ेदार बात ये होती है कि इनको अकाउंट्स के अंदर इनका नाम भी है, इनको बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। तो आप ये लिख लो वर्ड, इन्हें बोला जाता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, ये शब्द लिख लो आप। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। अब फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन टॉपिक में मतलब हम यही कवर करते हैं कि अकाउंट्स में तीन ऐसी बातें होती हैं जो हम एज्यूम करते हैं, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन अभी हम तीनों का नाम लिख लेते हैं। तो तीन अजम्पशंस होती हैं अकाउंटिंग के अंदर, है ना। मतलब हम मन में सोचते हैं, तो हम मन में तीन बातें सोचते हैं, क्योंकि हम तो मुंशी हैं, तो मुंशी को तीन बातें मन में सोचनी है। तो बताओ क्या है वो तीन, अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा तो याद होगा। चलो, तो पहला होता है गोइंग कंसर्न। ठीक है,
ये भी हम पढ़ेंगे। हाँ, दूसरा होता है कंसिस्टेंसी और तीसरा होता है एक्रूवल। हाँ, तो ये तीन बातों को अकाउंटिंग अजम्पशंस कहते हैं। मतलब ये तीन बातें हमें मन में सोचनी है। तो हम मुंशी जो होता है वो अपने मन में तीन बातें सोच के काम करता है। तो मतलब हम सब मुंशी जो हैं, हम सब, आप, मैं, हम जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, जब भी हम किसी कंपनी का बैलेंस शीट बनाएंगे, पीएनएल बनाएंगे, तो हम हमेशा अपने मन में तीन बातें सोचेंगे कि ये तो है ना। तो ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन इन तीनों को कहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। और एक बात लिख लो इनके बारे में नीचे स्टार डाल के, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, if nothing is mentioned, comma, then it is assumed that these are followed। और अगर कुछ ना बताया गया हो तो हम हमेशा ये मानते हैं कि ये फॉलो हो रहे हैं, है ना। ये माना जाता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाएगा। अगर कुछ भी ना बोला हो कि ये फॉलो हो रहे हैं, हम ये मान के ही काम करते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम अभी खैर थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या हैं। लेकिन इन तीनों को फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कहा जाता है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो समझ आ गया पहले अजम्पशंस क्या है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि क्या है। लेकिन इनका मतलब है कि हमें मुंशी को मन में सोचना है कि ये तीन बातें हो रही होंगी। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ। कन्वेंशंस किसको कहते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो कन्वेंशन का क्या मतलब होता है? हाँ, जो सदियों से चली आ रही है। मतलब एक नॉर्मल सिंपल अंग्रेजी वर्ड कन्वेंशन का मतलब होता है प्रथा, जो सदियों से चली आ रही है, प्राचीन काल से। हाँ, बिल्कुल सही। तो प्राचीन काल से चलने वाली कुछ बातों को हम ट्रेडिशन जिसको कहते हैं, उसको कन्वेंशन भी कहते हैं, है ना। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्राचीन काल से आपके दादा परदादा फॉलो कर रहे हैं, लेट्स से, और आप भी फॉलो कर रहे हो, तो वो एक प्रथा बनी हुई है ना। तो ऐसी अकाउंटिंग के अंदर भी, मतलब मुंशीगिरी के अंदर भी कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जो मान लो सदियों से चली आ रही हैं। तो वो इतने ज़्यादा सदियों से चली आ रही हैं, इतनी प्राचीन काल से चली आ रही हैं कि आज हमने उनको प्रिंसिपल्स ही मान लिया, आज हमने उनको रूल्स मान लिया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो इसमें हम अभी चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे तो ऑलरेडी पढ़ेंगे कि भाई ये सब क्या है। तो आप इसमें अगर लिखना चाहते हो तो ये वर्ड लिख लो, प्रथा, तो आपको याद आ जाएगा कि इसका मतलब कुछ चीज़ें जो कई वर्षों से चली आती हैं उनको हम मतलब अकाउंटिंग कन्वेंशंस कह देते हैं। तो वो भी प्रिंसिपल ही बन गए। मतलब जो मान लो पिछले 500 साल से कोई चीज़ चली आ रही है तो आज वो रूल बन गई। और जैसे मैं आपको इसका एक डेमो भी दिखा सकता हूँ। जैसे आप लेजर अकाउंट बनाते हो जब, तो आप डेबिट साइड की पोस्टिंगों में 2 लिखते हो, क्रेडिट साइड की पोस्टिंगों में बाय लिखते हो। जबकि मॉडर्न अकाउंटिंग ये कहती है कि ये 2 और बाय लिखा नहीं जाना चाहिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो इनफैक्ट हम तो बच्चों को ये सिखाते भी हैं कि आप ये मत लिखो, लेकिन फिर भी हम लिख रहे होते हैं क्योंकि ये कई वर्षों से चला आ रहा है। तो ये सब ये क्या है? कन्वेंशंस है ना। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो, तो खैर हमें अब डिटेल में सबके बारे में पढ़ना है। तो अब हम पूरे चैप्टर में मेन हेडिंग डाल के मैं आपको सारी बातें पढ़ाऊँगा। तो पहले फ़िलहाल मेरा फोकस है 3 चीज़ों पर। पहले मैं आपको क्या सिखाऊँगा? ये तीनों। हाँ, तो आप नए पेज से शुरू करना ताकि अब बड़ी बड़ी हेडिंग डाल सको। तो सबसे पहले मेन हेडिंग डालनी है आपको, इसका नाम है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न। चलो, तो इसके बारे में किसी को कुछ याद है तो पहले आप बताओ, फिर मैं बताऊंगा। हाँ, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि मतलब हमारा नहीं, बिजनेस चलता रहेगा। हम तो मुंशी हैं, ठीक। आपको हमेशा ये याद रखना है, हम मुंशी हैं, हमारा बिजनेस नहीं है कोई, हम मुंशी हैं। बिजनेस तो मुकेश अंबानी का है, हम तो उसके यहाँ नौकरी करने गए हैं, मुंशीगिरी करने गए हैं,
तो हमको ये सोचना है कि मुकेश अंबानी का बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, हमको ये सोचना है। तो इस अजम्पशन का यही मतलब है। तो आप फर्स्ट एरो डाल के पहले लिखना कि इट इज एज्यूम्ड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर foreseeable future, business will continue for foreseeable future, and there is no intention to close the business, and there is no intention to close the business. तो इसमें हाईलाइट कर लेते हैं पहले मेन बात है। एक तो बिजनेस विल कंटिन्यू, ये 3 शब्द सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हैं, और दूसरा नो इंटेंशन टू क्लोज। ठीक है, तो ऐसी मैं कहानी बनाने के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे और इंटरेस्टिंग करने के लिए। तो मान लो ये आप हो, आप मुंशी हो, ठीक है। तो आपको मुकेश अंबानी जी ने बुलाया, आपकी उनसे मीटिंग हुई, वो रिलायंस कंपनी के मालिक। तो अब उन्होंने आपको कहा कि भाई मुंशी जी चलो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं हमारे। तो आप उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब बनाओगे, बैलेंस शीट और P&L मतलब सब कुछ जब प्रिपेयर करोगे, तो आपको अपने मन में क्या सोचना है? आप मन में क्या सोचोगे कि मुकेश अंबानी जी जो हैं ये बिज़नेस बंद नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा सदियों तक, सालों साल चलता रहेगा। ये आपको मन में सोचना है। वो अलग की बात है वो कल बंद कर दें, लेकिन आपको नहीं बताया उन्होंने। लेकिन आपको मन में क्या सोचना है कि बिज़नेस चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं, इस अजम्पशन को बोलते हैं, ये सिर्फ आपको सोचना है। तो इसीलिए ध्यान रखना ये अजम्पशन है, ये आपको मन में सोचना है और आप अपनी अकाउंटिंग ये सोच के करोगे कि बिज़नेस चलता रहेगा। तो इसीलिए इसको अजम्पशन बोलते हैं, है ना। तो पहले इतना समझ आ गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड पॉइंट में लिखना है इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन, कॉमा वी मेक distinction between revenue expenditure and capital expenditure। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ट्रू फॉल्स में या वैसे MCQ फॉर्म में पूछ लेता है। तो ये आप स्टार लगा लेना। It is because of this assumption we make distinction between revenue expenditure and capital expenditure। इस assumption की वजह से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिस्टिंक्शन करते हैं, मतलब भेदभाव करते हैं, अंतर करते हैं। तो पहले तो इसमें कुछ गंभीर चर्चा करनी पड़ेगी। हालांकि ये हम अगले यूनिट में पढ़ते हैं डिटेल में कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप सब बच्चे पुराने खिलाड़ी हो कॉमर्स के, तो हल्की फुल्की बातें तो आपको पता ही होंगी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर छोटे खर्चे और बड़े खर्चे। तो मान लो मैंने 100 रुपये खर्च करे, तो वो छोटा है कि बड़ा? है ना। अब वो राजू पनवाड़ी ने 100 रुपये खर्च करे तो आप क्या कहोगे, छोटा या बड़ा? तो छोटा बड़ा तो ये तो बच्चों वाली बातें हैं ये तो मैं ऐसे ही बचपन में सिखाता था, है ना। तो छोटा बड़ा कुछ नहीं भाई। अब मुकेश अंबानी ने 1 करोड़ रुपए खर्च करे तो आप क्या कहोगे, छोटा कि बड़ा? छोटा। तो अब छोटा बड़ा कुछ नहीं।
मुद्दे की परिभाषा है, मुद्दे का बताओ पॉइंट कैसे पता चलता है। हाँ, तो कुछ फीचर्स होते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो थोड़ा रिकरिंग नेचर का होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका बेनिफिट 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाता है। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। तो मतलब ऐसे ही लिख देता हूँ शॉर्ट में कि ये वो बेसिकली वो खर्चे हैं कि जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर फिनिश हो गया है ना, शॉर्ट में अपने समझने के लिए। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हो सकते हैं जिनका बेनिफिट 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए आपके पास चलता रहता है ना। तो एक एग्जांपल भी लिख लेता हूँ। तो मान लो आपने स्टेशनरी खरीदी, तो मान लेते हैं ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि स्टेशनरी 2, 4, 5 महीने में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने मशीन परचेज़ कर ली हुई, वो 5 साल, 10 साल, 20 साल चलेगी, तो मान लेते हैं कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये हो गया छोटा सा मतलब परिभाषा समझने के लिए। लेकिन ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम इन दोनों एक्सपेंडिचर्स में भेदभाव क्यों करते हैं, ये है मुद्दा, कि हम इन दोनों एक्सपेंडिचर्स में भेदभाव क्यों करते हैं। यानी कि जो स्टेशनरी परचेज आपने करी, आप इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे। बोलो यस कि नो। लेकिन जो मशीन आपने परचेज करी, उसको आप अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हुए बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाओगे। तो इसका मतलब आप दोनों को अलग अलग समझ रहे हो, है ना। आप दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहे हो। लेकिन इस ट्रीटमेंट के पीछे जो अजम्पशन है वो गोइंग कंसर्न है। ये बात क्यों हो रही है, ये बात क्यों लिखी गई है, उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको डायग्रामेटिकली। और अब देखो, आप यहाँ पे खड़े होके क्या सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि ये बिज़नेस चलता रहेगा, है ना। ये बिज़नेस कितने साल चलेगा, बहुत साल चलेगा, आप ये सोच रहे हो। अब क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो, इसीलिए आप डिस्टिंक्शन कर पाते हो। आप ये सोचते हो कि भाई जो एक्सपेंडिचर 1 साल के अंदर अंदर जिसका बेनिफिट ख़त्म हो गया, उसको मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहूँगा। और अगर किसी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए होगा, तो मैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहूँगा। तो आप ये भेदभाव इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपके मन में गोइंग कंसर्न अजम्पशन चल रही है। अगर आप इसका उल्टा सोचो, आप थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचो कि आप मान लो ऐसे सोचना शुरू कर दो कि कल बिजनेस बंद होने वाला है, ठीक है। आप इसका उल्टा अगर सोचें कि कल बिजनेस बंद हो जाएगा, तो क्या आप किसी भी चीज़ को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिस्टिंग्विश कर पाओगे? क्योंकि फिर तो आपने अगर स्टेशनरी खरीदी वो भी कल बेकार, और फिर जो आपने मशीन खरीदी वो भी कल बेकार, क्योंकि कल तो बिजनेस बंद हो रहा है। तो अगर हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फ्लॉप कर देंगे ना, इफ़ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज़ फ्लॉप्ड, तो फिर ये डिस्टिंक्शन का कोई मैटर नहीं करता। फिर तो कल स्टेशनरी भी ख़राब हो जाएगी और कल मशीन भी ख़राब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम गोइंग कंसर्न के बारे में सोच रहे होते हैं, इसीलिए हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के में भेदभाव कर पाते हैं। हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाले को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट वाले को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन सोच रहे। अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं सोच रहे तो फिर आप डिस्टिंक्शन नहीं करते। तो बिजनेस के अंदर हर मुंशी गोइंग कंसर्न अजम्पशन को मानता है। अगर नहीं मानता तो फिर ये डिस्टिंक्शन कभी ना होता, फिर तो हम उल्टा सोच रहे होते, फिर तो हम ये सोच रहे होते कल बिजनेस बंद हो जाएगा। तो समझ आया पॉइंट। तो ये पॉइंट इसीलिए लिखवाया जाता है। तो ये आपसे 1 नंबर के ट्रू फॉल्स में पूछता है जनरली कि किस अजम्पशन की वजह से हम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिस्टिंक्शन करते हैं। तो इसका आंसर होगा गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो ये याद रखना है पॉइंट। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो हम इस अजम्पशन की वजह से ही गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से ही रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भेदभाव करते हैं। और थर्ड एरो डाल के लिखना है, if this assumption is no longer valid, if this assumption is no longer valid, मतलब यही वाली बात है।
कि मान लो आप अब मुकेश अंबानी आए आपसे मिलने कि मुंशी जी क्या हाल है, आपने कहा मैं बढ़िया है सर, आप बताइए। तो मुकेश अंबानी ने आपको बता दिया कल हम बंद कर रहे हैं बिज़नेस। तो अब तो आप नहीं सोचोगे, अब तो पता चल गया, तो अब तो मुकेश अंबानी ने बोल दिया कि कल हम बिज़नेस बंद कर रहे हैं। तो इफ़ दिस अजम्पशन इज़ नो लॉन्गर वैलिड, अब ये अजम्पशन तो वैलिड नहीं रही। अब तो जब उन्होंने बता ही दिया मैं बिज़नेस बंद कर रहा हूँ, तो फिर थोड़ी ना आप सोचते रहोगे कि नहीं नहीं सर मैं तो अभी भी यही सोचूंगा कि चलता रहेगा। तो अब तो ये अजम्पशन जो है वैलिड नहीं हुई। तो इफ़ दिस अजम्पशन इज़ नो लॉन्गर वैलिड देन, तो क्या होगा। तो ये हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछता है कि तो क्या होगा। तो आप बताओ क्या होगा। तो सर हमें क्या पता क्या होगा, जो होगा होगा। तो इसमें एक पॉइंट लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लिखो बड़ा बड़ा, देन फिक्स्ड एसेट्स हाँ आर वैल्यूड एट NRV, मतलब पूरा फुल फॉर्म लिख देता हूँ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इस केस में अगर ये एजम्पशन वैलिड ना हो तो फिर हम फिक्स्ड एसेट्स को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर वैल्यू करेंगे। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो आपको पता ही है वैसे क्या होता है, सिंपल भाषा में मार्केट वैल्यू। हाँ, मार्केट वैल्यू। तो फिर हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को बाजार की वैल्यूज़ पर वैल्यू करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें अब पता चल गया है कि कल बिज़नेस बंद होने वाला है। तो फिर हम बाज़ार की वैल्यूज़ पर इसको वैल्यू करना शुरू करेंगे। तो समझ आ गया पॉइंट। तो ये बेसिकली गोइंग कंसर्न अजम्पशन के 3 पॉइंट्स हो गए जो आपको मतलब पता होने चाहिए। पहला मीनिंग हो गया, दूसरा स्टार पॉइंट हो गया, और तीसरा ये कि अगर ये अजम्पशन वैलिड ना हो तो क्या होगा। तो फिर हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। जनरली अगर आपको पता हो हम फिक्स्ड एसेट्स को किस पर वैल्यू करते हैं, कॉस्ट पर। हम फिक्स्ड एसेट्स को, जैसे आपने मशीन परचेज करी तो आप उसकी क्या वैल्यू रिकॉर्ड करते हो, कॉस्ट। लेकिन अगर ये अजम्पशन वैलिड नहीं रहेगा तब फिर हम उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, मार्केट वैल्यू, NRV। तो ये मतलब एक छोटा सा पॉइंट है। तो समझ आ गया गोइंग कंसर्न। चलो, तो गोइंग कंसर्न में तो बस इतना ही लिखना है। अब मेन हेडिंग नंबर 2 डाल देते हैं। दूसरी मेन अजम्पशन का नाम था कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो कंसिस्टेंसी शब्द का तो मतलब शायद आपको पता हो। तो कंसिस्टेंसी शब्द का क्या मतलब है। डे करनी चाहिए। CA कोर्स में कहते हैं ना कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि रोज़ पढ़ना चाहिए, जो आप नहीं करते हो। तो अकाउंटिंग में भी जो दूसरा अजम्पशन है तो वो होता है कंसिस्टेंसी। तो लिख लेते हैं, पहली लाइन तो सिंपल है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस सेलेक्टेड एंड एडॉप्टेड should be applied year after year, should be applied year after year, मतलब हर साल। तो कंसिस्टेंसी का सिंपल भाषा में मतलब ये है कि आप कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो एक बार सेलेक्ट करते हो उसको फिर हर साल ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहोगे। तो मतलब इसको समझाने के लिए कैसी छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे आपने डेप्रीसिएशन चैप्टर पढ़ा है ना, तो मान लो उसमें 2 तरह के मेथड्स होते हैं, SLM और WDV। तो अब अगर कोई कंपनी क्या कर रही है, 1 साल SLM मेथड फॉलो कर रही है और फिर अगले साल WDV कर रही है, फिर उसके साथ अगले साल SLM कर रही है, फिर उसके अगले साल WDV कर रही है, तो क्या हम ये ऐसा करें, नहीं करें। तो मुंशी को हमेशा अपने मन में ये एज्यूम करना है, ये आपकी एजम्पशन है, आपको ये सोचना है, आपको हमेशा ये सोचना है कि अगर मैंने आज कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करी है, मान लो SLM फॉलो करा है, तो मैं
साल दर साल साल दर साल साल दर साल इसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को फॉलो करता रहूँगा। तो आपको ये मन में सोचना है, वो अलग की बात है ना करो, लेकिन अभी आपको क्या एज्यूम करना है, क्या अजम्पशन है, कंसिस्टेंसी, कि कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो आप एक बार सेलेक्ट कर लेते हो उसको आप ईयर आफ्टर ईयर सेम को फॉलो करते रहोगे, चेंज नहीं करोगे। तो इस पर एक दूसरा पॉइंट अब आता है, तो क्या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कभी चेंज नहीं हो सकती? हो सकती है। तो सेकंड पॉइंट में यही लिखना है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस may be changed। तो ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही पत्थर की लकीर हो गई कि अब तो चेंज ही नहीं करना चाहे मौत आ जाए, है ना, ऐसा नहीं है। तो इस अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चेंज कर सकते हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिस मे बी चेंज, लेकिन कब कर सकते हैं सर? जब मन करे तब कर दें, 1 साल बाद, 3 साल बाद। तो तुम्हें कैसे पता 3 साल बाद? बताओ। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस को हम कब चेंज कर सकते हैं? हाँ, तो पहले ए में लिखना है इफ़ लॉ रिक्वायर्स। अब मान लो कानून बदल गया, अब मोदी जी ने मान लो कोई नया कानून लगा दिया, या पहले जीएसटी नहीं होता था अब जीएसटी लगा दिया कुछ वर्षों बाद, तो अगर कानून बदल जाएगा तो फिर तो आपको भी अपनी मुंशीगिरी चेंज करनी पड़ेगी, है ना। फिर तो आपको मान लो सरकार ने नया लॉ निकाल दिया कि अब एसएलएम मेथड नहीं लगाना, तो फिर तो आपको भी डब्ल्यूडीबी मेथड लगाना पड़ेगा। तो पहला रीज़न तो होता है इफ़ लॉ रिक्वायर्स, अगर लॉ बोलता है तो आप चेंज कर सकते हो। और कब कर सकते हो? दूसरा होता है इफ़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एएस, इफ़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहेंगे तो अब आपके मन में ऑब्वियसली आ सकता है प्रश्न कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये क्या है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप अपने समझने के लिए ऐसे ही मन में लिख सकते हो कि ये भी हमारे लिए, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए छोटा कानून है। जैसे लॉ मतलब तो कानून हो गया, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमारे लिए एक कानून के बराबर ही है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, इसे देश की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी बनाती है अपने सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या अकाउंटेंट्स के लिए। और हमारे देश में ICAI वो नियम बनाता है, उन नियमों को हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो अगर मान लो ICAI ने कोई नियम बनाया, उन्होंने बोला कि कल से SLM मेथड बैन, तो फिर तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई चीज़ बोलेगा तो फिर हमें अपनी प्रैक्टिस को चेंज करना पड़ सकता है। तो ये हो गया दूसरा रीज़न। तो या तो लॉ बोले, मतलब कानून की वजह से चेंज होगा, या छोटे कानून की वजह से चेंज होगा, और सी तीसरा आखिरी रीज़न और है। तो आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस को कब चेंज कर सकते हो? तो लिख लो फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ब्रैकेट में लिख लेना ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो तीसरा रीज़न है फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ब्रैकेट में ट्रू एंड फेयर व्यू। अब इसका क्या मतलब है? हाँ, ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये होता है कि मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपको लगता है कि अगर मैं SLM मेथड को चेंज करके WDV कर दूंगा तो फिर शायद हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज़्यादा सच्चाई नज़र आएगी।
है ना, तो फिर आप कर सकते हो, क्योंकि इतनी शक्तियाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे रखी हैं कि अगर आपको लगता है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस को बदलने से ज़्यादा सत्य उभर के सामने आएगा तो फिर आपको वो कर देना चाहिए। तो ये हो गया थर्ड रीज़न। तो 3 कारणों की वजह से आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस में चेंज कर सकते हो, या तो कानून बोलेगा तो, या फिर छोटा कानून बोलेगा तो, या फिर आपको सत्य को उजागर करने के लिए, बेहतर प्रेजेंटेशन करने के लिए करना पड़े तो कर दो। तो ये हो गए कारण। तो क्लियर हो गया? चलो, तो ये तो हो गया कंसिस्टेंसी। तो समझ आ गया सेकंड कंसिस्टेंसी। और इसके बाद नेक्स्ट मेन हेडिंग थर्ड और तीसरी अजम्पशन। ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी अजम्पशन है, इसके लिए तो हम अपनी जान न्यौछावर कर दें। इसका नाम है एक्रूअल। एक्रूअल तो एक्रूअल की कहानी याद है कि नहीं? हैं? बताओ क्या है इसकी कहानी? हाँ, तो लिख लेते हैं एक सेंटेंस पहले तो इसका मेन, कि ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस। ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस, कॉमा, not when the settlement takes place. Not when the settlement takes place. तो ये मतलब ये मीनिंग वो है इसकी परिभाषा। बाकी भी समझा देता हूँ आपको कि है क्या ये। तो एक बहुत ही छोटा सा डेमो ले लेते हैं। लेट से आपने 11 फरवरी को गुड्स परचेज करे, मतलब सामान खरीदा, लेकिन अभी पैसे नहीं दिए, और आपने पैसे दिए कुछ दिनों के बाद 7 मार्च को, पेमेंट मेड। ठीक है, तो आपने गुड्स खरीद तो लिए थे 11 फरवरी को, लेकिन आपने पैसे दिए 7 मार्च को। तो अब मुद्दा ये है मुंशी के सामने कि आपको अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है कि हमने परचेज़ करी है, राइट। तो आप अपनी बुक्स में परचेज़ किस दिन रिकॉर्ड करोगे? जिस दिन पैसे दिए उस दिन, या जिस दिन गुड्स खरीदे उस दिन? जिस दिन गुड्स खरीदे। तो यही एक्रूअल का मतलब होता है कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को उसके होने पर ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम ये नहीं इंतज़ार करते कि सेटलमेंट कब होगा। पैसे तो चाहे आप और 25 साल बाद दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, या मत दो, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं। तो सेटलमेंट से हम कभी भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग को इफेक्ट नहीं होने देते। तो ये एक्रूअल का मतलब होता है। तो कोई भी मुंशी जब रिकॉर्डिंग करता है तो वो हमेशा ये एज्यूम करता है कि ट्रांजैक्शन को मैं तभी रिकॉर्ड करूँगा जब ये हुई, व्हेन इट टेक्स प्लेस, नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस। तो समझ आ गया एक्रूअल का मतलब है। तो ये इसमें आप छोटा सा एग्जाम्पल अगर बनाना है तो बना सकते हो, अदरवाइज तो सिंपल यही मतलब है एक्रूअल का। ठीक है ना। तो क्लियर हो गए तीनों अजम्पशन। चलो, तो ये हो गए तीनों अजम्पशंस। अब ये तो 3 अजम्पशंस थे, लेकिन ऐसा नहीं कि बस चैप्टर ख़त्म हो गया या बातें ख़त्म हो गई। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि 3 अजम्पशंस हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो देखो कन्वेंशंस तो अभी हमें पढ़ने हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, और उनको भी हमने क्या बना रखा है, आज अपने लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना रखे हैं। तो मतलब हमें और भी बातें पढ़नी है। तो इन तीनों को तो मतलब हम अजम्पशन का नाम देकर क्लोज कर सकते हैं, या एक छोटी सी लाइन लगा सकते हैं। तो ये तीनों तो अजम्पशन हो गए, लेकिन अब हमें और भी प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। तो हम नंबर 4 से शुरू कर लेते हैं, लेकिन ये लाइन आप लगा सकते हो। इस लाइन का मतलब है कि अजम्पशंस तो यही हैं, अजम्पशन 3 ही हैं, लेकिन हाँ अब हम कुछ और प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं। तो नंबर 4 का नाम दे देते हैं जी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल।
बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो ये शायद आपने सुना होगा बचपन में, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो बताओ इसके बारे में। हाँ, यही लिखना है, बिल्कुल सही। तो पहला पॉइंट तो यही है कि बिजनेस इज कंसिडर्ड to be separate from owner. Business is considered to be separate from owner. तो मतलब ऐसी ड्राइंग बनाने के लिए बनाना है तो बना लो। मतलब हम मालिक को अलग समझते हैं, तो मुकेश अंबानी साहब जो हैं उन्हें आप अलग एंटिटी समझोगे और रिलायंस को अलग एंटिटी समझोगे। तो हमारे लिए ये दोनों अलग अलग हैं। तो जब हम मुंशीगिरी करेंगे तो हम बिजनेस को ओनर से अलग समझेंगे। इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सेकंड पॉइंट, अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम। अब ये भी बताओ कि अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो किसके नज़रिए से करते हैं। अकाउंटिंग इज़ डन फ्रॉम बिजनेस के नज़रिए से। तो ये बात लिखनी है, अकाउंटिंग इज़ डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग इज़ डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आपको। इस बात को प्रूफ करने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है बताओ। कि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। हाँ नहीं, मुकेश और वो तो मैंने अलग अलग बना दी, झोपड़ियाँ उधर बना दी, लेकिन इसको सबसे बड़े एग्जाम्पल से कैसे प्रूफ कर सकते हैं, और ये आपने बचपन में पढ़ा देखा भी है। अगर बिजनेस का कोई एक्सपेंस हो तो वो बिजनेस मतलब उनका अलग ट्रीट होगा, उसका अलग होगा। हाँ, ये भी बातें हैं। ठीक है, तो मैं एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको लिखवाता हूँ, आप लिखो एग्जाम्पल, फिर समझाऊंगा। कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। ठीक है, इसको आप बादल बना लेना, इस पूरे स्टेटमेंट को। कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। तो देखो, आपको समझाने के लिए मान लो ऐसे बना देता हूँ, ये है पर्सन 1 और ये है पर्सन 2। ठीक है, पर्सन 1 ने पर्सन 2 को पैसे दिए। ठीक है, पर्सन 1 ने पर्सन 2 को 1 लाख रुपए दिए। तो पर्सन 2 जो है वो इस 1 लाख रुपए को अपने लिए क्या समझता है, लाइबिलिटी समझेगा, क्योंकि इसने किसी और से पैसे ले रखे हैं। यही है लॉजिक, ऐसी होगा। तो आप इस चीज़ को अब रिलेट करना, मैं इनको थोड़ा नाम बदल देता हूँ। पर्सन 1 को बोल देता हूँ प्रोप्राइटर या ओनर, और पर्सन 2 को बोल देता हूँ बिजनेस। तो बचपन में ऐसे ही होता था, प्रोप्राइटर जो है वो स्टार्ट करता था एक बिजनेस विद 1 लाख रुपये। तो प्रोप्राइटर इसका मतलब अपने पैसे बिजनेस को दे रहा है ना। तो बिजनेस उस पैसे को अपना नहीं समझता, लाइबिलिटी समझता है। इसका मतलब बिजनेस उस 1 लाख रुपए को, जिसे आप कैपिटल का नाम देते हो, तो बैलेंस शीट में आप कैपिटल को कहाँ शो करते हो, लाइबिलिटी। तो क्यों समझ रहे हो, क्योंकि बिजनेस ये मानता है कि ये किसी और का पैसा है। तो ओनर के पैसे को भी जब हम किसी और का समझ रहे हैं, तो इसका मतलब इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि ओनर और बिजनेस अलग है।
तो इसीलिए कैपिटल को हम लाइबिलिटी जो समझते हैं ये इस प्रिंसिपल की वजह से समझते हैं, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। और इनफैक्ट आपने तो 12th में ये भी पढ़ा है कि बिजनेस तो कहता है अच्छा तुमने मुझे कैपिटल दी ना, ये लो, इसके बदले में मुझसे ब्याज ले लो, और क्या लोगे। तो ये तो और इस बात का प्रमाण है ना कि ये दोनों अलग अलग हैं। अगर एक ही होते तो क्या ये आपस में ऐसी बातें करते? क्या आप घर में पापा से ऐसी बातें करते हो? नहीं करते ना, क्योंकि आपका घर एक है। आपने पापा से पैसे लिए तो ये थोड़ी ना पापा को कहे चलो पापा बताओ महीने का ब्याज कितना है मैं ब्याज दूंगा, नहीं करोगे। तो इसका मतलब आप एक हो, आपका परिवार एक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ओनर जो है वो बिजनेस को पैसे दे रहा है और बिजनेस कह रहा है लो मुझसे ब्याज ले लो। तो ये जो रिलेशन है ये इस बात का सबूत है कि बिजनेस और ओनर जो होते हैं वो हमेशा अलग ट्रीट किए जाते हैं, और हम अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के नज़रिए से कर रहे होते हैं। तो ये आप डायग्राम ज़रूर बना लो, मतलब अपनी फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। और ये एग्जाम्पल पूछे गए हैं एग्जाम्स में ना, एक बार ये क्वेश्चन आया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होता है किस प्रिंसिपल की वजह से, तो फिर ये आंसर हाँ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है ना। या कैपिटल को हम लाइबिलिटी क्यों समझते हैं, तो भी यही आंसर है कि भाई बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो हम बिजनेस को अलग समझते हैं और मालिक को अलग समझते हैं, तो ये आप लिख लो। चलो तो ये हो गया बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। हाँ सुकन्या जी ने बोला है ड्राइंग्स, हाँ बिल्कुल, तो ड्राइंग भी इसी का एग्जाम्पल है एक तरह से, और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो लेता भी है बिजनेस। तो बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। चलो इसके बाद अगला नंबर 5। नंबर 5 बहुत छोटा है, वो आप लिखते ही अपने आप समझ जाओगे वैसे तो। नंबर 5 का नाम है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है? हाँ इसमें तो एक ही लाइन लिखनी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और ये तो हमने पुराने मीनिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, that can be measured in money terms are recorded। यानी कि हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं या वही इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं जो मनी की टर्म्स में होंगे या जिन्हें हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। बाकी जिन चीज़ों को हम मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो फिर उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिंपल। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में तो मतलब कुछ और ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद नंबर 6। नंबर 6 प्रिंसिपल का नाम है पीरियोडिसिटी। PERIODICITY, पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी याद है प्रिंसिपल? पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी नहीं याद? चलो तो मान लेते हैं आपने आज एक बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, आज एक बिजनेस का जन्म हो गया। अब आप बिज़नेस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 25 साल हो गए, 50 साल हो गए। अब मान लो 50 साल बाद बिज़नेस बंद हो गया, ठीक है, मृत्यु। तो अब आप ये बताओ कि बिज़नेस जो है ये उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि ये उसका पूरा जीवन काल है। जन्म हुआ और फिर मृत्यु हो गई, तो इस पूरे दरमियान हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसका पूरा जीवन काल है बिजनेस का। तो जब बिजनेस ख़त्म होगा, जब आप बिजनेस एंड करोगे, क्या आप तब इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पता लगाओगे 50 साल बाद?
क्यों? तो हर साल निकालते हैं। हाँ, तो नहीं करते ना ऐसा हम। तो हम क्या करते हैं, हम बिजनेस की लाइफ को हमेशा छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, और वो पीरियड आमतौर पर होता है 1 साल। तो इस 1 साल के समय को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ये शब्द तो सुना ही होगा ना आपने। तो हमेशा बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में ब्रेक कर दिया जाता है, और जनरली ये पीरियड 1 साल का होता है। और इसीलिए आपने देखा है कि हम जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है अपनी बुक्स क्लोज करते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये इसीलिए निकाला जाता है क्योंकि उसके पीछे पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल चल रहा है कि भाई बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो हर साल के यानी कि हर पीरियड के एंड में प्रॉफिट या लॉस देखते रहो ना, नहीं तो ये थोड़ी ना सीधा 50 साल बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है, तब तक पता चला लॉस ही लॉस हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो पीरियड जनरली 1 साल का होता है, और हम हर साल इसीलिए 1 साल बाद प्रॉफिट निकालते हैं। तो इस बात को इंग्लिश में लिखवा देता हूँ आपको। तो पीरियोडिसिटी का मतलब ही ये है ना। तो ये डायग्राम चाहे आप बना भी सकते हो, और नहीं तो आप ये स्टेटमेंट लिख लो, इससे आप समझ जाओगे। तो इसमें आप लिख लो कि लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज is broken into a smaller period, और सेकेंड एरो में लिख लेना जनरली this period is of 1 year, और ब्रैकेट में लिख लेना दैट इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। तो इसीलिए हम ये अकाउंटिंग पीरियड टर्म यूज करते हैं। ये पीरियड वर्ड ही इस प्रिंसिपल पे पड़ गया नाम पीरियोडिसिटी, कि हम बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर पार्ट को या हर पीरियड को बोलते हैं बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड। तो ये अकाउंटिंग पीरियड आमतौर पे 1 वर्ष का होता है। ठीक है, समझ आ गया। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको, या पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 6 पीरियोडिसिटी। उसके बाद नंबर 7 और करते हैं। तो आज खाली 7 करेंगे, है ना। नंबर 7 का नाम है, इस प्रिंसिपल का नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग के बारे में है पता? मैचिंग कॉन्सेप्ट होता था ना, या मैचिंग प्रिंसिपल? नहीं, बैलेंस शीट मैच नहीं करना। बैलेंस शीट तो मैच अपने आप भगवान करता है, हम नहीं करते। चलो तो लिखता हूँ पहले इसकी अंग्रेजी, पहले सेंटेंस थोड़ी टिपिकल है, फिर समझाऊंगा। इसमें लिखना व्हेन एन आइटम ऑफ रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम, ब्रैकेट में लिखना दैट इज credited in P&L account, bracket close, then expenses related to that revenue should also be recognized, ब्रैकेट में दैट इज डेबिटेड इन P&L अकाउंट। तो इसमें 2 कीवर्ड्स हैं, आप हाईलाइट कर लेना।
एक है इनकम और दूसरा है एक्सपेंसेस। एक है इनकम और दूसरा है एक्सपेंसेस। बाकी एक शब्द इसमें आ रहा है रिकॉग्नाइज्ड, उसको चाहे आप अंडरलाइन कर लेना। इस पर भी मुझे कुछ टिप्पणी करनी है, मतलब कुछ थोड़ा सा आपको समझाना है। तो व्हेन एन आइटम ऑफ रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम, ब्रैकेट में लिखा है दैट इज क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट, देन expenses related to that revenue should also be recognized, that is debited in P&L account। बाकी इसमें रिकॉग्नाइज्ड वर्ड एक आ रहा है। रिकॉग्नाइज्ड वर्ड के बारे में मैं कुछ आपको सिखाऊंगा जो आप हमेशा याद रखना, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड वर्ड अकाउंट्स पढ़ते समय आपके CA फाइनल तक बहुत बार आएगा। तो जब भी ये अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज्ड वर्ड आए तो इसका क्या मतलब होता है। तो इसको वैसे भी लॉजिकली भी बता देता हूँ। रिकॉग्नाइज करना किसे कहते हैं, जब आप किसी को पहचान लेते हो। तो मान लो कोई आया, जैसे वो भी आया तो आपने पहचान लिया उसको कि वो दोस्त आया है ना। अगर मान लो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आप इग्नोर मार रहे हो। तो अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है कि हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड करने को अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करना बोलते हैं। तो ये बात यूनिफॉर्म रहेगी हमेशा पूरे CA की जर्नी के अंदर। जब भी आप अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज वर्ड पढ़ो तो चाहे उस पर वाइटनर लगा के लिख लेना रिकॉर्ड करना, है ना। लेकिन बोला और लिखा रिकॉग्नाइज्ड जाता है, ये उसका तरीका है। तो रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। तो अब देखो ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है, अब इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं। तो हो गई टिपिकल अंग्रेजी, ठीक है। तो अब ये सिंपल भाषा में देखो क्या कह रहा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर वो एग्जाम्पल लिखेंगे भी, वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है। देखो जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ बिज़नेस का, ठीक है। एक बिज़नेस में मशीन होती है, ठीक है। हम इस मशीन को यूज़ करते हैं, ठीक है। इस मशीन को यूज़ करते रहते हैं और इस मशीन को यूज़ करके हम कोई भी कंपनी क्या बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है ना। मान लो आप कोई भी एग्जांपल सोच लो, जैसे गन्ने के जूस वाला जो है नुक्कड़ पे बैठा, उसके पास गन्ने से जूस निकालने की एक मशीन लगी हुई है और पूरे साल उस मशीन को वो यूज़ करके गन्ने का जूस निकाल के बेचता है ना। मतलब कि वो अपना गुड्स बेचता है, यही होता है। अब हम क्या करते हैं, जब हम अपना इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब ट्रेडिंग या P&L कुछ भी कह लो, तो हमने जो गुड्स बेचे, हम उस गुड्स बेचने को, सेल को क्या मानते हैं कि भाई ये हमारा रेवेन्यू हो रहा है, इनकम हो रही है। तो इसीलिए आप सेल्स को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में या अपने P&L अकाउंट में कह लो क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो जब भी आप किसी चीज़ को क्रेडिट कर देते हो P&L अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में, इसका मतलब आपने उसको क्या रिकॉर्ड कर लिया, एज रेवेन्यू, तभी आप उसको क्रेडिट करते हो P&L में, यही लॉजिक होता है। अब मैचिंग प्रिंसिपल का रोल यहीं से शुरू होता है। अब एक बार दोबारा से अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखिए कि व्हेन एन आइटम ऑफ रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड एज इनकम, मतलब कि जब आप किसी भी आइटम को, रेवेन्यू वाले आइटम को अपने इनकम की तरह रिकॉर्ड कर लेते हो, तो जैसे मैंने अभी कर लिया, देन के आगे इंपॉर्टेंट है, देन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट रेवेन्यू शुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड, यानी कि डेबिटेड इन P&L। अब इस रेवेन्यू को करने के पीछे, अब मान लो हम गन्ने का जूस बेचते हैं और मैंने गन्ने का जूस बेच के लेट से 1 लाख रुपए की सेल करी, तो ये मैंने अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन इस रेवेन्यू को करने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल करी, मशीन, और मशीन पूरे साल यूज़ करी। तो मशीन को जब पूरे साल यूज़ करा होगा तो मशीन की वैल्यू में गिरावट हुई होगी पूरे साल की, कुछ ना कुछ, और हम उस गिरावट को क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन, राइट। तो मैचिंग प्रिंसिपल बस यही बात समझाता है कि देखो अगर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो किसी भी चीज़ का, तो उस चीज़ के अगेंस्ट उसके मैच होते हुए एक्सपेंसेस को भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अगर मैं खाली इतना छोड़ दूं कि भाई सेल तो रिकॉर्ड करूंगा,
लेकिन जो डेप्रीसिएशन है वो नहीं रिकॉर्ड करूँगा, तो मैं गलत हूँ, क्योंकि सेल तभी हुई जब मशीन यूज़ हुई, और मशीन यूज़ होने का मतलब है डेप्रीसिएशन, वो भी तो खर्चा है ना। तो हमें अपने पीएनएल के अंदर, इसीलिए आप बचपन में लिखते थे ना, क्या लिखते थे, डेप्रीसिएशन, और डेबिट साइड पे लिखते हो, क्यों लिखते हो, क्योंकि आप इसको क्या मान रहे हो, एक्सपेंस। तो मैचिंग प्रिंसिपल बस इसी को मैच करवाता है, इन दोनों को लिखने को मैचिंग बोलते हैं। जैसे बचपन में वो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन नहीं आते थे, इधर से भी मैच कराओ और उधर से भी मैच कराओ। तो मैचिंग प्रिंसिपल बस यही कह रहा है कि अगर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो तो एक्सपेंस भी उससे रिलेटेड लिखने पड़ेंगे आपको। तो समझ आ गया खेल मैचिंग का। तो इसका एक एग्जाम्पल जो है वो यही है, मैंने आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन वाला कहानी में समझा दिया, तो आप सिर्फ स्टार डाल के लिखना। तो एग्ज़ाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आया था, और कई बार पूछा ये वाला, तो आप लिखो कि डेप्रीसिएशन इज रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ, ऐसे आया था क्वेश्चन कि भाई डेप्रीसिएशन को हम रिकॉर्ड करते हैं किस प्रिंसिपल की वजह से, बिकॉज ऑफ डैश प्रिंसिपल। तो आंसर है मैचिंग प्रिंसिपल। तो डेप्रीसिएशन को हम इसीलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि भैया मैचिंग करनी है, नहीं तो फिर ये प्रिंसिपल गुस्सा हो जाएगा, कहेगा कि तुमने रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर लिया और खर्चा लिख नहीं रहे, तो मैचिंग नहीं हुई ना, फिर गड़बड़ हो गया। तो ये मतलब है। तो समझ आ गया मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये तो हो गया मैचिंग। अब एक बस बड़ा सा बादल बनाना है, फिर मतलब जो हमें पढ़ना था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक बड़े से बादल में लिखना, या बादल चाहे बाद में बना लेना, पहले लिख लो। इसमें आप लिखना एक्रूअल प्लस पीरियोडिसिटी प्लस मैचिंग works together for income measurement, works together for income measurement। income measurement वर्ड को आप हाईलाइट कर लेना। और 3 प्रिंसिपल्स जो हैं जिनके हमने नाम लिखे, मतलब एक अजम्पशन और 2 प्रिंसिपल्स, इनके नाम को ब्लॉक बना लेते हैं ताकि याद रहें कि किन की बातें कर रहा है। तो एक्रूअल की, पीरियोडिसिटी और मैचिंग। तो ये बात आज आपके लिए एक अच्छा हाईलाइट होगा, क्योंकि आपने मतलब पढ़ तो रखा है कहीं कहीं दफ़े, लेकिन आपको कभी पता नहीं होगा। आपने प्रॉफिट तो कई बार निकाले होंगे, लेकिन कहानी आज समझोगे। चलो तो ये समझा देता हूँ, बहुत ही अच्छा है। लिख लिया पहले बादल, ठीक है। तो अब देखो आपने पीएनएल अकाउंट तो बहुत बनाए हैं अपने जीवन में, और पीएनएल अकाउंट से आप जो आंसर निकालते हो, मतलब जो नेट प्रॉफिट निकालते हो, वो भी आपने, जिसको हम इनकम कह सकते हैं, वो खूब निकाले हैं बचपन से लेकर अभी तक, है ना। लेकिन आपको पता नहीं होगा अब तक, मतलब आप अंधेरे में थे इस बात को लेकर कि इस इनकम को निकालने के पीछे 3 चीज़ें इकट्ठा काम कर रही हैं। ये जो आप नेट प्रॉफिट निकालते हो ना, इसको सही निकालने के पीछे 3 चीज़ें इकट्ठे एक साथ वर्क टुगेदर कर रही हैं। पहला तो है एक्रूअल। तो फिर आप बस बताना कि क्या आप इससे सहमत हो कि नहीं। अब आपको याद होगा कि जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो क्या हम कैश बेसिस के हिसाब से एक्सपेंस लिखते हैं या हम एक्रूअल बेसिस के हिसाब से लिखते हैं? एक्रूअल बेसिस के हिसाब से लिखते हैं ना। इसका मतलब चाहे आपने पैसे पे करें हो या ना करें हो, हम तो एक्सपेंस जो भी है वो लिखते हैं, पूरा लिखते हैं, एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। इसका मतलब एक्रूअल फॉलो होता है पीएनएल के अंदर। दूसरा है पीरियोडिसिटी। अब आप जो ये पीएनएल बनाते हो, क्या ये 50 साल का बनाते हो? 1 साल का बनाते हो ना, इसीलिए हेडिंग में लिखा भी होता है कि फॉर द ईयर एंडेड ये। तो इसका मतलब आप ये 1 साल का बनाते हो, तो ये पीरियोडिसिटी चल रही है, राइट। और तीसरा तो आपने अभी देख ही लिया, मैचिंग। आप पीएनएल के अंदर खर्चे लिखते हो,
है ना। आप पीएनएल के अंदर रेवेन्यूज़ लिखते हो, मतलब जो भी आपकी इनकम्स हैं, तो इसका मतलब आप अपने पीएनएल के अंदर क्या भी फॉलो करते हो, मैचिंग भी फॉलो करते हो। ये मैचिंग फॉलो हो रही होती है, जो रेवेन्यू लिखे उन्हीं से रिलेटेड एक्सपेंस भी लिखे। तो जब आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ फॉलो कर रहे हो कि मतलब एक्रूअल भी चल रहा है, पीरियोडिसिटी भी चल रही है और मैचिंग भी चल रहा है, तभी आपका सही इनकम आता है, नेट प्रॉफिट। इनमें से अगर मैं कुछ भी हटा दूं तो गलत होगा। मान लो डेप्रिसिएशन नहीं लिखा तो भी गलत, एक्रूअल फॉलो नहीं करा तो भी गलत, 2 साल का इकट्ठे निकाल दूं तो भी गलत। तो इसका मतलब ये, इस बादल का मतलब है कि एक्रूअल, पीरियोडिसिटी और मैचिंग तीनों इकट्ठे काम करते हैं फॉर इनकम मेजरमेंट। तो इसमें 4-5 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं 1 नंबर के। या तो इन तीनों में से कोई एक मिसिंग छोड़ देगा, वो बोल देगा डैश कॉमा पीरियोडिसिटी एंड मैचिंग वर्क्स टुगेदर फॉर इनकम मेजरमेंट। तो मतलब इन तीनों को याद रखना है आपको। तो समझ आ गया पॉइंट? तो सारे प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट समझ आए जो आज पढ़े अच्छे से? चलो ठीक है। तो मतलब आज तो इतना ही लिखना था हमको, 7 प्रिंसिपल्स तक ही कवर करना था, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में और कर लेंगे आगे वाले।